चलो बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एज वी ऑलरेडी नो क्या होता है बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। हमने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ पढ़ के रखा है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब यहाँ पे है बच्चा कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी कौन सा रूल लगता है। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल लगेगा। ATT CC GC ये पूरे सीक्वेंस है, तो आरएनए जो बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। बट आरएनए में टी की जगह क्या आता है, थायमिन की जगह क्या आता है, यूरेसिल। ए के सामने UAA, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल लगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी। यहाँ पे भी डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA and only one strand of DNA copied to the RNA। अब DNA की दो स्ट्रैंड होती है ऐसे, राइट। तो ये दोनों के दोनों में से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बच्चा आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कौन सी स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो याद करो, मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाया था, क्या डायरेक्शन थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर मैंने बोला था आरएनए भी यही डायरेक्शन में बनता है, प्रोटीन भी यही डायरेक्शन में बनता है। तो आरएनए के लिए डायरेक्शन अगेन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस डायरेक्शन में आरएनए बनेगा। तो ये जो स्ट्रैंड है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी। अब इसके पीछे रीजन है कि क्यों दोनों की दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है। तो अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो दो आरएनए बनेंगे डिफरेंट सीक्वेंस के। अगर दो आरएनए बने तो एक जीन एक्सप्रेस हुआ, दो डिफरेंट प्रोटीन बन गए जिसकी ज़रूरत नहीं होगी। आया समझ में। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि अगर दो आरएनए बन जाए तो वो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो अब ये जो दो आरएनए है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हमें तो प्रोसेस के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्सप्रेशन होने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए जो एमआरएनए चाहिए वो एक ही एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए की कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होगी और दूसरे स्ट्रैंड जो है वो होगी कोडिंग स्ट्रैंड। वो मैं समझाती हूँ क्या है, चलो। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट है बच्चा। कौन से 3 कंपोनेंट है। तो सबसे पहले ये देखो, ये दोनों क्या है बच्चा, हमारा डीएनए, राइट। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मैंने क्या कहा, किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ये वाली स्ट्रैंड का, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली का। तो बच्चा यहाँ पे जो ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा एमआरएनए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब ये जो दूसरी स्ट्रैंड बच गई, तो आरएनए जो है ना, देखो यू की जगह टी, बाकी पूरी आरएनए सीक्वेंस उसकी जैसी है। तो आरएनए सीक्वेंस जिस डीएनए सीक्वेंस जैसी होती है उसे क्या कहते हैं बच्चा, कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब ये आरएनए सीक्वेंस उसके जैसी होगी और कोडिंग स्ट्रैंड हमारी होगी नॉन टेम्पलेट। अब 3 कंपोनेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। कौन से 3 कंपोनेंट है बच्चा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर वो होगा जहां से प्रोसेस शुरू होगी, जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होगा जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। और टर्मिनेटर रीजन पे टर्मिनेशन, प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो 2 strands of DNA has opposite polarity। DNA डिपेंडेंट बच्चा जो आरएनए बनाता है वो आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये कैसा आरएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को यूज कर रहा है, राइट। इट ऑल्सो कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलारिटी। तो याद रखना है बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए स्ट्रैंड that has polarity 3 prime to 5 prime act as template that is non coding and opposite वाली होगी कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग का मतलब अब समझ में आया ना, कोडिंग मतलब जो एमआरएनए जैसे सीक्वेंस है बच्चा। ये वर्ड जो है ना उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। पॉसिबल हो तो इसको एक बार लिख लो, ड्रॉ कर लो, तो आपके दिमाग में ये थोड़ा फिट बैठ जाएगा। नो कंफ्यूजन इन दिस, डन। नेक्स्ट वन है
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा था, मैंने कुछ बैचेस में पढ़ा दिया था। तो प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइट। अब हम बात करें टेम्पलेट स्ट्रैंड की, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है स्ट्रक्चरल जीन दोनों में होगा, डीएनए पोर्शन को हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या होता है बच्चा, प्रमोटर, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, धीरे धीरे वो जाएगा टूवर्ड्स द 5 प्राइम एंड एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे प्रमोटर है और 5 प्राइम एंड पे बेटा क्या है, टर्मिनेटर। कोडिंग स्ट्रैंड में ऑपोजिट है, कोडिंग स्ट्रैंड पे 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर है और 3 प्राइम एंड पे क्या है, टर्मिनेटर। अब दूसरे दो वर्ड हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो पहले हो तो अपस्ट्रीम बोलते हैं, बाद में हो तो क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। तो अब आप ध्यान से सुनना कि मैंने कहा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड पे प्रमोटर, तो देखो स्ट्रक्चरल जीन से 3 प्राइम एंड पे प्रमोटर पहले है तो अपस्ट्रीम। आई बात समझ में। सेकंड सेंटेंस, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5 प्राइम एंड से प्रमोटर बेटा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5 प्राइम एंड से प्रमोटर क्या है, तो बाद में है ना, देखो पीछे आ रहा है ना स्ट्रक्चरल जीन के पीछे, तो डाउनस्ट्रीम। गॉट इट। चलो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर क्या है, तो अपस्ट्रीम। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड से टर्मिनेटर क्या है, तो देखो 3 प्राइम एंड से पीछे आ रहा है, तो डाउनस्ट्रीम। सेम वे हम कोडिंग स्ट्रैंड के लिए लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है। अगर हमें कुछ भी ना दिया हो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में स्ट्रक्चरल जीन पे टेम्पलेट या तो कोडिंग, अगर हमें ऐसे नहीं दिया है कि टेम्पलेट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि कोडिंग के कॉम्प्लेक्स में, तो हमें बच्चा याद रखना है कि हमें इसको कोडिंग में कंसीडर करना है, कोडिंग के टर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना, डन। चलो नेक्स्ट बेटा, promoter is DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. This binding sites are certain short sequences in the promoter region. And इसे हम क्या कहेंगे बेटा, तो इसे हम कहेंगे recognition sequence. तो कहीं पे भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक जगह पे बाइंड होता है, और वो जगह, वो स्पेस कहाँ होती है, वो सीक्वेंस कहाँ होती है, तो वो सीक्वेंस होती है बच्चा प्रमोटर रीजन में, राइट। क्लियर है। चलो तो प्रमोटर में जैसे प्रोकैरियोट में प्रिग्नोबॉक्स वर्ड यूज करते हैं, तो TA सीक्वेंस है, ये कंजर्व सीक्वेंस है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होती है, इसे कंसेंसस सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो प्रिग्नोबॉक्स पे वो बाइंड करेगा, दैट इज -10 सीक्वेंस अहेड। जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है ना उससे 10 बेस पर पहले होती है, और दूसरी TTGA है, और यूकैरियोट में हम उससे बोलते हैं टाटा बॉक्स, दैट इज हॉगनेस बॉक्स। तो डिफरेंट सीक्वेंसेस यहाँ पे होती है, राइट। चलो तो कंसेंसस सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इतना याद रखो, बहुत है, ये हमें एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। नेक्स्ट है टर्मिनेटर साइट। सो इट डिफाइन द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होने वाला है। अब बच्चा आया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। तो जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पढ़ा है कि वो डीएनए पे ऐसे लोकेट होता है, सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं, लिंकेज ग्रुप याद करो, है ना। चलो DNA sequence coding for tRNA and rRNA is also referred as जीन। तो बच्चे हमें ये लाइन याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, कि सिर्फ mRNA के लिए नहीं होता है, राइट। ये tRNA और rRNA के लिए भी जो DNA होता है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चा, उसे भी हम कहते हैं जीन। नेक्स्ट बच्चा सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। सिस्ट्रॉन इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो जीन में भी जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो एक्सॉन से बनी है, जो कोड करेगी पॉलीपेप्टाइड के लिए, उसे क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। अब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो बच्चा मोनो का मतलब तो पता है ना, मोनो मतलब वन, तो सिंथेसाइज ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और ये किस में होगा, यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट बड़े होते हैं, उनका जीनोम बहुत बड़ा है, तो उनमें से ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है, एक डीएनए काफ़ी होता है एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, तो वो होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट बच्चा अगर अपन बात करें
प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट का छोटू सा जीनोम है, बहुत सारे फंक्शन करने हमने पढ़ा था ना कि दे आर सिंपल बाय स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बाय बिहेवियर, राइट। तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है, पॉलीसिस्टोनिक। तो आपने जीन रेगुलेशन पढ़ के रखा है, उसमें लेक ऑपेरॉन, लेक ZYA 3 जीन होते हैं, तो वो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कही जाएगी। एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। तो मोर देन 3 प्रोटीन के लिए कोड करे तो हम क्या कहेंगे, या तो मोर देन 2 प्रोटीन के लिए कोड करे तो क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। एंड यहाँ पे ये याद रखना मोस्टली लिखा है, नॉट इन ऑल। तो मोस्टली यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। नेक्स्ट है बच्चा स्प्लिट जीन। तो स्प्लिट जीन एक तो अपने को याद रखना है, ये सिर्फ होता है यूकैरियोट में, क्योंकि उनका जीनोम बड़ा है तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती है। तो उनमें जो mRNA होता है उसमें इंट्रॉन एक्सॉन ऐसे सीक्वेंसेस होती है। और ये स्प्लिट जीन किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट एंड फिलिप शार्प। ये याद रखना है, रिचर्ड रॉबर्ट फिलिप शार्प, एक बार AITS में पूछा था। अब 2 सीक्वेंसेस है, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन। तो इसमें से कोडिंग कौन सी है जो मैच्योर mRNA में जाएगी, जो काम की है, तो वो है बच्चा अपने एक्सॉन। और नॉन कोडिंग कौन सी है, तो नॉन कोडिंग है इंट्रॉन। तो एक्सॉन जो है वो एक्सप्रेस होने वाली है, तो वो प्रोसेस मैच्योर mRNA में जाएगी। जबकि इंट्रॉन जो है ना वो नॉन कोडिंग है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस है। तो इंट्रॉन का क्या होगा बेटा, तो स्प्लाइसिंग करके एक प्रोसेस है जिसमें इंट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि आरएनए के कौन से टाइप है। तो 2 आरएनए होते हैं, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। बच्चा जेनेटिक आरएनए कौन से 2 टाइप के हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड में एग्जांपल है रियो वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड में क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा, फुट माउथ डिजीज, 2019 नोवेल कोरोना वायरस एंड HIV एग्जाम्पल्स वी नीड टू लर्न। और आपको पता है ना कैसे करने हैं, जब इतनी बार लिखना है जब तक वो दिमाग में फिट ना बैठे, राइट। नेक्स्ट बच्चा नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में कौन से 3 आएंगे, rRNA, mRNA, tRNA, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों क्या होते हैं, तो चलो mRNA is messenger RNA discovered by Jacob Monod, rRNA ribosomal RNA by Kunz and transfer RNA by Crick। mRNA के बेसिस कितने हैं बच्चा, तो 75 to 6000 बेसिस, rRNA के 100 to 5000 बेसिस है, और ट्रांसफर RNA सबसे स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट वन, तो उसमें होते हैं 73 to 93 बेसिस। अब लॉन्गेस्ट सबसे लंबा कौन सा है देख के ही पता चल रहा है बच्चा, हमारा जो mRNA है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। अब सेल में जो टोटल DNA है, RNA है, उसका कितना % mRNA होता है, 5%। कितना % rRNA होता है, 80%, बिकॉज rRNA स्ट्रक्चरल पार्ट है। किसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, फुल फॉर्म बताओ, राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोम का फंक्शनल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो बच्चा 80% RNA जो सेल में होता है वो होता है rRNA एंड 15% विल बी द tRNA। mRNA का लाइफ स्पान शॉर्टेस्ट होता है, और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सीक्वेंसेस होगी, कोडिंग सीक्वेंसेस होगी, और इसे हम टेम्पलेट RNA, न्यूक्लियर RNA, मैसेंजर RNA और इंफॉर्मेशनल RNA भी कहते हैं। जबकि हमारा जो rRNA है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट है। उसको स्टेबल होने की ज़रूरत है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल पार्ट है किसका, राइबोसोम का। अब ये कैटालाइटिक भी हो सकता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 rRNA होते हैं, 23 एंड 28S rRNA। 23S किस में बच्चा, प्रोकैरियोट में, 28S rRNA किस में, यूकैरियोट में। तो ये दोनों rRNA राइबोजाइम की तरह एक्ट करते हैं, वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे, और इसे हम rRNA को कहते हैं इनसॉल्यूबल RNA। नेक्स्ट आया हमारा tRNA, वो क्वाइट स्टेबल होता है। उसका क्या फंक्शन है, ट्रांसफर क्या करता है, तो वो अमाइनो एसिड को लेके प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे उसको ट्रांसफर करता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो tRNA है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सॉल्यूबल RNA। एंड बच्चा ये वर्ड हमें दे के रखा है NCERT ने, तो हमें लर्न करना है कि विच वन इज नोन एज सॉल्यूबल RNA। तो नाउ वी नो कौन सा RNA बच्चा, tRNA नोन एज सॉल्यूबल RNA। आगे बढ़ते हैं, rRNA का स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें, 70S 80S, ये 11th में मैंने पढ़ाया था, 30 50S 2 सब यूनिट,
16s RRNA, लार्जेस्ट सब यूनिट में 5 एंड 23s, एंड यहाँ पे 18s RRNA स्मॉलर सब यूनिट में यूकैरियोट में, और उसके लार्जेस्ट सब यूनिट में कौन से 3 RRNA है, 5, 5.8 एंड 28s RRNA। ये दोनों कैटालाइटिक है, तो मैंने कहा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा उसमें हेल्प करेगा। आरएनए प्रोटीन रेशियो यहाँ 60-40 है और यहाँ पे 40 एंड 60। अब यहाँ पे है कि देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द गिवन फॉर्म ऑफ आरएनए हैव स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो बच्चा कौन सा आएगा, आरआरएनए। इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है तो वो राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट है, तो स्ट्रक्चरल भी है और कैटालाइटिक भी है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोकैरियोट में याद रखना है वन मैन आर्मी है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसके कुछ सब यूनिट है, तो कौन से सब यूनिट है, 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। अब बच्चा ये होलो एंजाइम बनाता है, राइट। अब होलो एंजाइम जो है वो पूरा एंजाइम होगा, तो होलो एंजाइम में से हम सिग्मा फैक्टर को अगर माइनस कर दे, उसका मतलब है कि क्या कौन सा एंजाइम बन जाएगा, कोर। तो ये चारों मिलके कोर एंजाइम बनाते हैं, उसमें अगर मैंने सिग्मा फैक्टर ऐड किया तो पूरा एंजाइम बनेगा, वो क्या होगा, होलो एंजाइम। ये मैं पढ़ाऊंगी, अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर। नेक्स्ट बच्चा, आप यूकैरियोट में, अब ये भी बार बार पूछा जाता है, तो यूकैरियोट में 3 पॉलीमरेज है, पोल 1, 2 एंड 3। बच्चा पॉलीमरेज 1 कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस में। क्या बनाएगा वो, आरआरएनए बनाएगा। तो कौन से 3 आरआरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है, 28s, 5.8 एंड 18। अब कौन सा वाला बच गया बच्चा, तो 5s आरआरएनए बचा ना, तो 5s आरआरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरआरएनए फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि पॉलीमरेज 1 एंड 3 दोनों है। 1 कौन से 3 आरआरएनए को बनाएगा, 28, 5.8 एंड 18, एंड 3 किसको बनाएगा बच्चा, 5s आरआरएनए को। अब पॉलीमरेज 2 क्या करता है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस के अंदर, और ये बनाएगा HNRNA, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। आगे जाके HNRNA से ही बनेगा हमारा मैच्योर mRNA। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज 3 अगेन न्यूक्लियोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस में है, उससे tRNA बनेगा, 5s आरआरएनए बनेगा प्लस SNRNA बनेगा, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और ये आरएनए की स्प्लाइसिंग के लिए हेल्प करता है। एंड दूसरा आरएनए बनता है, उससे बोलते हैं ScRNA, दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। तो हमें ये डेटा बच्चा एज इट इज लर्न करना है कि कौन सा आरएनए कौन बनाता है। अब है व्हाट इज HNRNA। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो यूकैरियोट में स्प्लिट जीन कंसेप्ट है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं HNRNA। अब इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते, तो हमें इंट्रॉन को क्या करना है, रिमूव। इंट्रॉन के रिमूवल की प्रोसेस को कहते हैं बच्चा स्प्लाइसिंग, और ये जो कोडिंग एक्सॉन के सीक्वेंस बनी उसे कहेंगे मैच्योर mRNA। क्लियर है। तो ये हमें याद रखना है कि HNRNA का स्प्लाइसिंग होके यूकैरियोट में क्या बनेगा, मैच्योर mRNA। डन। चलो नेक्स्ट बच्चा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 मैकेनिज्म होती है, कौन सी 3 मैकेनिज्म होगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन क्या होगा, शुरुआत होगी, तो शुरुआत कहाँ से होगी, तो सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज, हम प्रोकैरियोट का भी पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज का वो बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पे। कौन से रीजन पे, प्रमोटर। अब प्रमोटर रीजन पे हमने पढ़ा टाटा सीक्वेंस थी, है ना, प्रिब्नोवॉक्स था। तो अब यहाँ पे ये जो सिग्मा फैक्टर ने ज्वाइनिंग किया आरएनए पॉलीमरेज का, तो कौन से स्ट्रैंड पे किया, देखो 3' to 5', ये हमारी टेम्पलेट थी। क्लियर है ये इतना। अब क्या होगा, तो सिग्मा फैक्टर के थ्रू ज्वाइनिंग होगा, दैट इज इनिशिएशन। अब धीरे धीरे आगे जाके इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन में 5' to 3' आरएनए का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। डन। अब यहाँ पे देखो कि धीरे जैसे इलोंगेशन शुरू होगा सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, डिसोशिएट, और अब हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया।
अब ये जो है ऊपर की स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो देखो ऐसे आरएनए बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जैसे जैसे आरएनए बन रहा है वो सेपरेट होता जा रहा है, नई जगह पे आरएनए पॉलीमरेज जाके डीएनए स्ट्रैंड ओपन कर रहा है। अब यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड को ओपन कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कौन करता है, ये नीट में भी आया था। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर लिखा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कौन करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है आरएनए पॉलीमरेज। बच्चे याद रखना है, रेप्लिकेशन पूछे तो हेलिकेज आएगा, ट्रांसक्रिप्शन पूछे तो क्या आएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन पूछे तो आएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस अनवाइंडिंग इज परफॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज। चलो अब नेक्स्ट है बेटा सबस्ट्रेट। तो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो है उसे राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है ये राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से बनते हैं, मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनेगा। तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी ये सारे क्या हो गए, इस प्रोसेस के सबस्ट्रेट हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन टर्मिनेशन। तो जैसे ही टर्मिनेशन साइट आएगी तो एक और फैक्टर आता है, वो क्या है, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर टर्मिनलाइजेशन करता है, तो वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को इस पूरी असेंबली से सेपरेट कर देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से सेपरेट हो गया, आरएनए सेपरेट हो गया, तो अब यहाँ पे डीएनए बच गया, पॉलीमरेज अलग हो गया, ये हमारा क्या है, आरएनए। बट ये कौन सा आरएनए होगा बच्चा, तो अच्छा प्रोकैरियोट पढ़ रहे तो ये नॉर्मल आरएनए होगा, यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं होगी। और अगर यूकैरियोट है तो कौन सा आरएनए होगा, एचएनआरएनए। अब यहाँ पे है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो बच्चे प्रोकैरियोट्स में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बट उसमें इंट्रॉन एब्सेंट है तो सीधा आरएनए बना, राइट। आरएनए का ट्रांसलेशन होगा, स्प्लाइसिंग नहीं होगी क्योंकि इंट्रॉन ही नहीं है, और प्रोटीन बनेगा। अब प्रोकैरियोट में याद करो न्यूक्लियस नहीं होता है, तो अब न्यूक्लियस नहीं है तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो बच्चे जैसे ही यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन शुरू होगा, हमारा राइबोसोम बैठा है उसको लेने के लिए साइटोप्लाज्म में, तो राइबोसोम यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसे ही आरएनए फॉर्मेशन शुरू होगा राइबोसोम वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस कपल्ड प्रोसेस है, दोनों साथ में होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और साथ साथ में ट्रांसलेशन भी होता जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही कंपार्टमेंट में हो रही है, दैट कंपार्टमेंट इज साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट में पढ़ाऊँ आपको यूकैरियोट का। तो बच्चे यूकैरियोट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसमें स्प्लिट जीन प्रेजेंट है, तो जो आरएनए बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो बच्चा ये एचएनआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, हमें किसको कट करना है बच्चे, इंट्रॉन को, तो इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है और आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बनते हैं। तो याद रखना है कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, तो बच्चे जहाँ डीएनए है वहाँ उससे आरएनए बनेगा। तो डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस में, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। जबकि ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। आई बात समझ में। चलो एमआरएनए गेट मॉडिफाइड बिफोर ट्रांसपोर्टेड टू दी साइटोप्लाज्म। तो हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना, एचएनआरएनए जो बना, उसमें सबसे पहले होगा स्प्लाइसिंग, फिर 5 प्राइम एंड पे कैप लगती है, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो वो कैपिंग है। और 3 प्राइम एंड पे बच्चा क्या बनेगा, तो टेल बनेगी, जिसे हम कहेंगे टेलिंग। अब ये जो पूरा हमारा कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइस्ड आरएनए है वो मैच्योर एमआरएनए है, तो वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में वहाँ से उसका ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन में। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें हमें कौन सी 3 प्रोसेस पढ़नी है बच्चे, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। आई बात समझ में, क्लियर। चलो तो अब यहाँ पे है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होगा। तो सबसे पहले एचएनआरएनए बना, उसमें कैप लगेगी 5 प्राइम एंड पे। तो कैप किसकी लगेगी,
तो 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा। 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड होगा बच्चा? 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका सबस्ट्रेट क्या है बच्चा? जीटीपी। अब ग्वानिलाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेगा, फिर मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उस पे क्या ऐड कर देगा? मिथाइल ग्रुप। तो 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल पे, और वो मॉलिक्यूल कहाँ अटैच हो गया बच्चा? 5 प्राइम एंड पे। तो ये बन गई हमारी 5 प्राइम एंड पे कैप। आया समझ में? जब तक कैप नहीं बने आरएनए रिलीज नहीं हो सकता है, तो आरएनए को रिलीज होने से पहले कैप बननी कंपलसरी है। अब क्या होगा? 3 प्राइम एंड पे टेल बनेगी। किसकी टेल बनेगी? तो 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू की, एडेनिन के बनेगी। एंजाइम कौन सा बच्चा? एडिनाइलेट ट्रांसफरेज। और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में इतने सारे एडिनाइन को प्रोड्यूस करेगा। मतलब बहुत सारे एडिनाइन बनेंगे बट इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, ये ऐसे ही फॉर्मेशन कर सकता है। और कैपिंग एंड टेलिंग के बाद क्या होगा बेटा? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के लिए हमें चाहिए स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें कौन सा आरएनए होगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, मैंने बताया था एसएनआरएनए, प्लस प्रोटीन होते हैं जो इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। और इसे हम स्नर्प भी बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ? देखो इंट्रॉन के लूप बन गए। अब ये लूप यहाँ से कट हो जाएंगे, एक्सोन एक्सोन ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन किससे होगे? तो आरएनए को ज्वाइन करने के लिए कौन आएगा? आरएनए लाइगेज। तो याद रखना है कि स्प्लाइसिंग के बाद एक्सोन को ज्वाइन करने वाला एंजाइम कौन सा है? आरएनए लाइगेज। जबकि रेप्लिकेशन में बच्चे हमने पढ़ा था कि कौन सा एंजाइम होता है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, तो वो होता है हमारा डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। यहाँ पे आरएनए ज्वाइन करने हैं तो आरएनए लाइगेज। अब ये बन गया हमारा मैच्योर एमआरएनए। अब यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम एंड प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट दैट रिमाइंड समथिंग ऑफ एंटिक्विटी, मतलब एंशियंट पास्ट। तो इंट्रॉन का जो प्रेजेंस है ना, तो पहले से था कि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों थे, फिर धीरे धीरे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बढ़ती गई और वो इंट्रॉन में कन्वर्ट होती गई, तो वो एक एंशियंट पास्ट दिखा रहा है। इट वॉज प्रीवियसली इन पास्ट एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट धीरे धीरे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो नॉन कोडिंग बनता गया। सो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ व्हाट? तो आरएनए वर्ल्ड। ये लाइन भी हमें दे के रखी है, पैराग्राफ एनसीईआरटी का है, वी नीड टू लर्न। चलो, तो ट्रांसक्रिप्शन का ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई, ये सब यहाँ पे दे के रखा है हमारे एनसीईआरटी में। तो सारी लाइन एक बार देख लेना, है ना। और जो जहाँ पे डाउट आए, ये देखो हमें याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड के टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें अगर कुछ नहीं दिया है स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग स्ट्रैंड, तो हम किसका रेफरेंस लेंगे? तो वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। देन ये प्रोसेस हमें दे के रखी है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, राइट। फिर यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस दे के रखी है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। बच्चा इसे अच्छे से लर्न करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉपर ये लर्न करके रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन पढ़ाती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।